नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की क्लास में हम धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली कुछ क्लासों में अधातु नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया और इससे पहले वाली क्लास में हमने हाइड्रोजन अधातु के बारे में डिस्कस किया, उसको विस्तार से पढ़ा। आज की क्लास में हम ऑक्सीजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ऑक्सीजन तत्व, पहले हम ऑक्सीजन तत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन गैस और फिर ओजोन। ओजोन से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कारण हमें उसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसको हम 8O16 लिखते हैं, और ये जो आपको 8 दिख रहा है वो तीन चीज़ों को बता रहा है। किसको बता रहा है? पैरा में क्या होता है? पेज होता है। P का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Z मतलब परमाणु क्रमांक। अर्थात ऑक्सीजन परमाणु में आपके 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 8 होता है। और सिर पे क्या होता है? भार होता है। अर्थात जो ऊपर दिख रहा है वो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जिसे हम A कहते हैं, वो है। और ये जो O है वो इसका क्या है? प्रतीक है। अगर आपको ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो 16 में से 8 गया, कितना बचा भाई? 8। 8 क्या है? न्यूट्रॉन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम ऑक्सीजन तत्व के बारे में और जानकारी जुटाते हैं, तो देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व हैं वो पृथ्वी की भूपट्टी पर भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46.71% पाया जाता है। 46.71% पृथ्वी की भूपट्टी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, और साथ में ये पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगर आपको एग्जाम में पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछे तो हमारा उत्तर होगा एल्यूमिनियम, और तत्व पूछे तो हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में और जानकारी। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व और कितना प्रतिशत पाया जाता है भाई? 65% हमारे शरीर में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। और अगर आपको मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछे तो उत्तर होगा कैल्शियम। और आगे बढ़ते ऑक्सीजन के बारे में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाने वाला दूसरा तत्व, पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाने वाला दूसरा तत्व कौन है भाई? ऑक्सीजन है। तो पहला तत्व कौन है? पहला तत्व नाइट्रोजन है। हम सबको पता है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी होती है? 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती कितनी? 20.94, इसका करेक्ट वैल्यू है, या हम लिख सकते हैं 21%। उसके बाद CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 0.003% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन आपके 20.94 या 21%, और उसके बाद CO2 0.003% पाई जाती है। इसका मतलब आपको पूछे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, उत्तर होगा ऑक्सीजन। और दूसरे नंबर वाला तत्व कौन है? उत्तर होगा नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछे, उत्तर होगा नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पर कौन है भाई? ऑक्सीजन है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में और जानकारी जुटाते हैं। तो ऑक्सीजन में का जो संयोजी कोष है, ऑक्सीजन परमाणु का जो संयोजी कोष है, या हम बाहरतम कोष बोले या अंतिम कोष बोले, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6।
जिन्हें हम सीओजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु में सीओजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? 6 है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु में सीओजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? सीओजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। ये बात समझ में आ गई क्या? और आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन किस किस प्रकार की संयोजकता दर्शा सकता है। तो ऑक्सीजन 3 प्रकार की संयोजकता दर्शा सकता है। ऑक्सीजन है वो 3 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। पहला -2 जो सामान्यता दर्शाता है, -2 जो ऑक्सीजन सामान्यता संयोजकता प्रदर्शित करता है। दूसरा -1 और तीसरी -1/2। यदि ऑक्सीजन -2 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑक्साइड कहते हैं। और यदि वो आपके -1 करता है उसे हम बोलते हैं प्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? प्रोक्साइड। और यदि वो -1/2 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? ऑक्सीजन 3 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, -2, -1 और -1/2। यदि वो -2 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसके ऑक्साइड कहलाएंगे। और यदि वो -1 संयोजकता प्रदर्शित करता है उसे हम प्रोक्साइड बोलेंगे। -1/2 तो उसे सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने आइसोटॉप। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप हैं। एक तो आपके 8O16, 8O17 और एक आपके 8O18। ये जो समस्थानिक है वो रेडियोधर्मी है। कैसा भाई? रेडियोधर्मी है। और ये जो है ये मुख्यतः होता है सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? कौन सा समस्थानिक होता है? 8O16 जो ऑक्सीजन का समस्थानिक है वो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का ये समस्थानिक है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमने ऑक्सीजन तत्व के बारे में जानकारी जुटाई है। ये जो भी हमने डिटेल पढ़ी है वो ऑक्सीजन तत्व के बारे में जानकारी जुटाई है। आगे हम ऑक्सीजन गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपनी नोटबुक में नोट कर ले। चलिए मैं इसको रब कर रहा। अब हम ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन गैस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन गैस जिससे हम सामान्यतः O2 कहते हैं, क्योंकि जितनी भी गैसें होती है वो द्विपरमाणविक होती हैं। जितनी भी गैसें द्विपरमाणविक होती हैं, परंतु जो 18वां वर्ग होता है जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, उनमें जितनी भी गैसें आती है वो एकल परमाणविक है। अभी हम देखेंगे, थोड़ा समझना। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसी गैस है? द्विपरमाणविक है। द्विपरमाणविक है मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है वो द्विबंध द्वारा बंधे हुए रहेंगे। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड द्विबंध होता है। यदि हम H2 हाइड्रोजन गैस की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बंध होता है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है। और यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध होता है। इस बात को ध्यान रखना है। और जितनी भी गैस है, जैसे हम क्लोरीन गैस की बात करें, हम फ्लोरीन की बात करें, हम जितनी भी गैस है वो हमेशा द्विपरमाणविक होती है। लेकिन जो 18वां वर्ग होता है, जो 18वां वर्ग जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, इस वर्ग में जितनी भी गैसें आती है वो सब क्या है? एकल परमाणविक है। जैसे हरभजन, नैरा, अगरकर, जहीर और रैना। हीलियम,
आपके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये जितनी भी गैसें हैं सब क्या है, एकल परमाणविक है। अब आपको ध्यान रखना है कि सभी गैसें द्विपरमाणविक होती हैं, लेकिन जो 18वां वर्ग, शून्य वर्ग की जितनी भी गैसें वो सब क्या है, एकल परमाणविक है। अगर हमें आर्गन गैस लिखना तो AR लिखेंगे, AR2 नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर हम ऑक्सीजन गैस की खोज की बात करें, यदि हम ऑक्सीजन गैस की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1772 में सीले नामक वैज्ञानिक ने की। सीले नामक वैज्ञानिक ने की। यदि गैसों की खोज के बारे में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखें तो 3 गैसें जिनकी खोजें जिन वैज्ञानिकों ने की है उनके नाम आपको याद रखने हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की भाई? हेनरी कैवेंडिश ने की। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की? सीले ने की। तीसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज की रदरफोर्ड ने। तो ये जो 3 गैसें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने, ऑक्सीजन की खोज सीले ने और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिकों ने की। और ये हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बंध, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य डबल बंध और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम अपने ऑक्सीजन के टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन गैस द्विपरमाणविक है और इसकी खोज 1772 में सीले नामक वैज्ञानिक ने की। अगर हम ऑक्सीजन में आगे पढ़े तो ऑक्सीजन आपके रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, पारदर्शी एवं जल में अल्प विलय, जल में अल्प विलय गैस है। ऑक्सीजन जो गैस है वो आपके रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। गंधहीन है, इसकी कोई विशेष गंध नहीं है। स्वादहीन है, इसका कोई स्वाद नहीं है। पारदर्शी है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। और जल में अल्प विलय गैस है। ये तो यहाँ बात समझ में आ गई क्या ऑक्सीजन गैस के बारे में। अब थोड़ा समझना, आगे हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस है उसका पीएच है वो कितना होता है भाई? पीएच 7 होता है। ये उदासीन गैस है। कैसी है भाई? उदासीन गैस है। ऑक्सीजन गैस का पीएच 7 होता है और ये उदासीन गैस है। हम और आगे बढ़े, थोड़ा देखना। ऑक्सीजन गैस है वो स्वयं ज्वलनशील नहीं है, स्वयं ज्वलनशील नहीं है, स्वयं ज्वलनशील नहीं है, परंतु जलने में, ऐसे लिख दो जलाने में, जलाने में मतलब दहन में, जलाने में मतलब दहन में सहायक है। यदि हमें किसी भी पदार्थ का दहन करना है, उसको जलाना है, तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में पदार्थों का दहन नहीं किया जा सकता है, पदार्थ को नहीं जलाया जा सकता है। इस बात को समझना कि ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील नहीं है, मतलब ये खुद तो विस्फोट नहीं करती है, खुद ऐसा नहीं खुद विस्फोट उत्पन्न करे या खुद जले, ये खुद नहीं जलती है, परंतु दूसरों को जलाने में सहायक गैस है। इस बात को समझना। और दहन में सहायक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी गैस दहन में सहायक है, तो आपके ऑक्सीजन गैस दहन में सहायक है। ऑक्सीजन के बारे में और पढ़ते हैं। ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अल्प रूप से आकर्षित होते हैं। यदि हम ऑक्सीजन गैस को चुंबक के पास ले जाए तो ये चुंबक की ओर थोड़ी सी खिसक जाएगी। इस कारण हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? थोड़ा समझना। ऑक्सीजन गैस का जो मुख्य स्रोत है, ऑक्सीजन गैस का जो मुख्य स्रोत है वो है जल, H2O। H2O में भारानुसार जो ऑक्सीजन है वो कितना है? आपके 88 सही
1/9% है। भार के अनुसार ऑक्सीजन कितना है? 88 सही 1/9% है। थोड़ा समझना, ये H2O लिखा, इसमें भार के अनुसार हमें ऑक्सीजन निकालना है। थोड़ा देखना, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार निकाल रहे हैं। मतलब भार मतलब परमाणु भारों के आधार पर। जल के अणु में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। ये अनुपात का अनुपात ऑक्सीजन कितना है? 1, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2:16 कटा 1:8। ये जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात है। यदि हम देखें कितना प्रतिशत होगा, टोटल कितना है? 9, और ऑक्सीजन कितना है? 8, इंटू 100 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 88 सही 1/9%। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे हम और बढ़ते हैं कि जो वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन गैस है, वायुमंडल में 21% या 20.94% गैस ऑक्सीजन गैस होती हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन गैस है उसका अधिकांश भाग जो पौधे भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं उसके द्वारा प्राप्त होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, और भोजन बनाने के लिए एक वो प्रक्रिया दर्शाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग है। अब हमें समझना कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है, थोड़ा समझना। जैसे ये पौधा है, ये पौधे की पत्ती बना रहे हम, और ये पौधे की जड़ है, ऐसे बना रहे। तो ये पौधा क्या होगा? वायुमंडल से कौन सी गैस लेगा? CO2 लेगा। वायुमंडल से कौन सी लेगा? CO2 लेगा। और इस पौधे की रंग पत्ती में, उस पौधे की पत्ती में कौन सा वर्णक है? भाई क्लोरोफिल है। इस पौधे की पत्ती में, पौधे की जो पत्ती है उसका रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। और दूसरा, ये पौधा है, जमीन से क्या लेगा? जमीन से जड़ों द्वारा क्या लेगा? जमीन से जड़ों द्वारा क्या लेगा? H2O। और साथ में क्या चाहिए? इस पौधे को सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पौधा है वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 जमीन से क्या जड़ों द्वारा क्या लेगा? जल लेगा, और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। थोड़ा समझना, ये वायुमंडल द्वारा ली गई CO2, ये जड़ों द्वारा लिया गया जल, और साथ में क्लोरोफिल जो पौधे की पत्तियां में होता है जिसके कारण पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, और साथ में सूर्य का प्रकाश HNO। ये सूर्य का प्रकाश हम बता रहे हैं HNO। ये सब जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा एक तो ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन है वायुमंडल में जाएगी, और वायुमंडल में अभी जितनी ऑक्सीजन है उसका अधिकांश भाग हमें पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक चलिए हम दो बात करें। एक तो हम जल द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। जल में कितना? 88 सही 1/9% ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। दूसरा, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। अब बड़ा क्वेश्चन है कि सर इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग क्या है? इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग क्या है? तो मैं आपको ऑक्सीजन गैस के उपयोग बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस के उपयोग। पहला, जितने भी जीवधारी होते हैं वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जब वो श्वसन की प्रक्रिया काम में लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, पहला इसका उपयोग है, जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों में जितने भी जीवधारी होते हैं वो श्वसन के लिए कौन सी गैस उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इस कारण ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु
या जीवन का आधार माना गया है। जीवन का आधार, ये बात समझ में आई क्या? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या जीव जंतु हो, जितने भी जीवधारी हैं वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इस कारण ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु या जीवन का आधार माना गया है। आगे हम देखते थोड़ा और समझना इसका दूसरा उपयोग, जो कृत्रिम श्वसन होता है। कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन आप देखते हो कि जो मरीज होता है या जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, या जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में तैरने वाले गोताखोर, उनके पास में एक सिलेंडर होता है। उनके पास में एक सिलेंडर होता है इस प्रकार का, उनके पास एक सिलेंडर होता है जिससे वो कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। कृत्रिम श्वसन मतलब, और हमारा क्वेश्चन ये है कि जो कृत्रिम श्वसन में जो गैस है वो क्या होगी? वो सिलेंडर में जो गैस है वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण भरा होता है। बात समझ रहे हो क्या? कृत्रिम श्वसन के लिए जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण भरा होता है। हीलियम ठंडी गैस होती, हीलियम हल्की गैस होती है, हीलियम हल्की गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? ठंडी गैस होती है। थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? कि कृत्रिम श्वसन के लिए जो आपके मरीज होते हैं या पर्वतारोही होते हैं या जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो कृत्रिम श्वसन के लिए एक सिलेंडर का उपयोग करते हैं और उस सिलेंडर में हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण भरा होता है। ऑक्सीजन गैस ठंडी होती है, इस कारण सर्दियों में वो जम जाती है। इस कारण उसके साथ क्या मिलाया जाता है? हीलियम, क्योंकि हीलियम हल्की होती है, तो जब हीलियम ऊपर आएगा तो ऑक्सीजन भी ऊपर आ जाएगा। इस बात को समझना कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण भरा होता है, क्योंकि हीलियम हल्की गैस है जबकि ऑक्सीजन ठंडी गैस है। ये बात समझ में आ गई क्या? कि जो कृत्रिम श्वसन होता है, जो आपके मरीज करते हैं, जिनको सांस की बीमारी होती है, या जो पर्वत पे चढ़ते हैं पर्वतारोही, या जो समुद्र में तैरने वाले गोताखोर होते हैं, वो जिस सिलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भरा होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये एक और उपयोग है। आगे हम और उपयोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के। थोड़ा इसको रब कर देता है भाई इन चीजों को। तीसरा उपयोग देखते हैं। तीसरा उपयोग कि जो वेल्डिंग होती है धातुओं को जोड़ने या काटने के लिए, जो वेल्डिंग होती है धातुओं को जोड़ने या काटने के लिए, वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन ऑक्सी ज्वाला, एक हाइड्रोजन ऑक्सी ज्वाला का उपयोग करके, हाइड्रोजन ऑक्सी ज्वाला, और दूसरा एसिटिलीन ऑक्सी ज्वाला। वेल्डिंग धातुओं को जोड़ने के लिए, धातुओं को जोड़ने व काटने के लिए जो वेल्डिंग की जाती है उसमें ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। कैसे? एक तो हाइड्रोजन ऑक्सी ज्वाला के रूप में, और दूसरा आपके एसिटिलीन ऑक्सी ज्वाला। हमें क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाता है कि वेल्डिंग में कौन सी गैस होती है? भाई एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस होती है। लेकिन उस एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम दहन कर रहे हैं, उस पदार्थ को जला रहे हैं, और जलाने या दहन में सहायक गैस कौन सी? ऑक्सीजन। इस कारण एसिटिलीन ऑक्सी ज्वाला का उपयोग करेंगे, और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सी ज्वाला का उपयोग भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? चौथा उपयोग देखना, जो द्रवित ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन, जो द्रवित ऑक्सीजन है उसका उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अंतिम कि द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग है वो आपके रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अब ऑक्सीजन के उपयोग समझ में आ जाना चाहिए। सभी जीवधारियों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। इस कारण इसे प्राणवायु या जीवन का आधार माना गया है।
एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राणवायु या जीवन का आधार किस गैस को माना जाता है, उत्तर होगा ऑक्सीजन। दूसरा जो कृत्रिम श्वसन होता है, जो जिनको श्वास की बीमारी होती है वो मरीज या पर्वतारोही या गोताखोर, उनके पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण भरा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा कि जो वेल्डिंग में जो धातुओं को काटने और जोड़ने का काम होता है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कैसे? एक तो हाइड्रोजन ऑक्सी ज्वाला के रूप में और एक एसिटिलीन ऑक्सी ज्वाला के रूप में, इस बात को ध्यान रखना। और चौथा उपयोग द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, इसको एक बार नोट करो। उसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का यौगिक जिसे हम ओजोन कहते हैं, जिससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझते हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ही काम की चीजें हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कृत्रिम श्वसन में जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, या प्राणवायु जीवन का आधार किसे कहा गया है, या वेल्डिंग में कौन सी गैस होती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन तो हो गया कंप्लीट, ओजोन के बारे में पढ़ते भाई। ओजोन, ओजोन जिसे हम O3 कहते हैं, ओजोन O3। ठीक है, ओजोन क्या है भाई? ओजोन आपके ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है, अपरूप है, एलोट्रॉप है। और ये कैसा है? त्रिपरमाण्विक है, त्रिपरमाण्विक है। इस बात को समझना कि ओजोन है, ओजोन है वो आपके ऑक्सीजन का अपरूप है और त्रिपरमाण्विक है। उसका अणुसूत्र क्या होगा? इसका अणुसूत्र होगा आपके O3। यहां तो बात समझ में आ गई। अब थोड़ा देखना, ओजोन की खोज, ओजोन की खोज है वो सन 1785 में सान मैरूब ने की। किसने की भाई? ओजोन की खोज है वो 1785 में सान मैरूब ने की, जबकि इसको ओजोन नाम किसने दिया? ओजोन नाम दिया आपके सॉन बाइन ने। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओजोन की जो खोज है वो सन 1785 में सॉन मैरूम ने की, इसका नाम सॉन बाइन ने दिया। और इसका जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र किसने खोजा? सोरेट ने। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन की खोज तो किसने की? मैरूम, ऐसे याद रखो मैरूम। और नाम किसने दिया? सॉन बाइन ने। और अणुसूत्र किसने खोजा? सोरेट ने। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब थोड़ा देखना, ये हमें पता चल गया कि ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का अपरूप है, त्रिपरमाण्विक है और अणुसूत्र O3 है। आगे हम देखते हैं कि ओजोन है, ओजोन की जो गंध आती है वो सड़ी हुई मछली जैसी आती है, सड़ी हुई
मछली जैसी आती है। ओजोन गैस की जो गंध है वो सड़ी हुई मछली जैसी होती है और ये हल्की नीली विस्फोटक गैस है। हल्की नीली विस्फोटक गैस है। हल्की नीली विस्फोटक गैस है। ये बात समझ में आ गई क्या? ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन ऑक्सीजन का प्रूफ है, त्रिपरमाणविक है, अणुसूत्र O3 है। अभी सिर्फ हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं, ओजोन परत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओजोन के बारे में। ओजोन है वो आपके ऑक्सीजन का प्रूफ है, त्रिपरमाणविक है, अणुसूत्र O3 है, इसकी गंध सड़ी हुई मछली जैसी होती है और ये नीली एवं विस्फोटक गैस है। हल्की नीली एवं विस्फोटक गैस है। इसकी खोज 1785 में सान मैरूप ने की। नाम इसको ओजोन किसने दिया? सॉनबाइन ने। जबकि इसका जो अणुसूत्र है O3 इसको किसने खोजा? सोरेट ने। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा देखना, जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी का जो समुद्र तल है, पृथ्वी का जो समुद्र तल है, ऐसा समझ लो समुद्र तल है। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक मंडल आता है जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश में इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या बात कर रहे हैं? समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मंडल है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें क्या, ये जो ओजोन गैस है, इस ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। इस ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? ओजोन परत कहते हैं। चलिए अब देखना, ये ओजोन परत काम क्या करती है? पृथ्वी का जो समुद्र तल है उससे ठीक 25 किलोमीटर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है। और ये जो ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणों का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अर्थात उसको धरती पर आने से रोकती है। और यदि ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है तो हमें चर्म रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज को रोकना। अब थोड़ा समझना, ये तो हमें समझ में आ गया कि किस मंडल में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? हमारा उत्तर होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा क्वेश्चन कि ये सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? भाई पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तीसरा क्वेश्चन देखना, ओजोन परत है, इसकी जो मोटाई है वो मापने की इकाई क्या? मोटाई मापने की इकाई, तो मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। क्या भाई? डॉप्सन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापने की इकाई क्या है भाई? डॉप्सन है। और इसकी मोटाई कितनी होती है भाई? लगभग 300 डॉप्सन के आसपास, लगभग 300 डॉप्सन के आसपास इसकी मोटाई होती है। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कि हम ओजोन परत की बात कर रहे हैं कि जो ओजोन गैस है वो पृथ्वी का जो समुद्र तल है उससे जो लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में एक परत बनाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं और उसे धरती पर आने से रोकती हैं। ये बात समझ आ गई। और ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई क्या? डॉप्सन है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा समझना, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब लगातार पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे वायुमंडल में कुछ गैसें बढ़ी, जिससे वायुमंडल में कुछ गैसों की मात्रा बढ़ गई,
जिसके कारण इस ओजोन परत में क्या हो गया भाई, इस ओजोन परत में छेद हो गया। इस ओजोन परत में क्या हो गया भाई, ओजोन परत में क्या हो गया, छेद हो गया। और उस छेद होने के कारण सूर्य का जो पराबैंगनी किरण है वो धरातल पर आ रही है और त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ गया। तो अब क्वेश्चन है कि ओजोन परत में जो छेद हुआ है उसके लिए कौन कौन सी गैस से उत्तरदायी है। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी गैस है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं का कि जो ओजोन परत में जो छेद हुआ है उसके लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी है। तो मुख्य उत्तरदायी गैस है CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम बोलते हैं फ्योन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्योन। तो मुख्य गैस कौन सी है भाई, मुख्य गैस है CFC। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा आपके मेथेन, N2O, CO2, आपके Cl2, F2, Br2, ये सब जो गैस है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस और आपके फ्लोरीन गैस, ये सब जो गैस है सब क्या है, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी गैस है। लेकिन मुख्य गैस कौन सी है, मुख्य गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत में छेद के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है भाई, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्योन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपके फ्रिज और AC, एयर कंडीशनर होता है फ्रिज, एयर कंडीशनर, AC या फ्रिज में पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ओजोन परत में जो छेद हुआ है उसके कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें नीचे आ रही है। उस छेद के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, N2S, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये सभी गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन मुख्य कौन सी है, CFC। अब थोड़ा देखना आगे हम थोड़ा और बढ़ रहे हैं। आगे और प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ओजोन परत में जो छेद हुआ है, वो कहां पर हुआ है, थोड़ा समझना। या 1 मिनट उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, वो बात मैं आपको बता देता हूं भाई। क्या कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे अधिक उत्तरदायी है ओजोन परत में छेद के कारण, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, यहां पे बात बता रहा हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है भाई, क्लोरीन होता है। और इस बात को समझना कि क्लोरीन का एक अणु है वो आपके 1 लाख ओजोन अणुओं को अपघटित कर देता है। ये बात समझ में आ रही है क्या भाई, क्या कारण है। सब गैस से ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, लेकिन CFC सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि CFC में क्या पाया जाता है, क्लोरीन। और क्लोरीन गैस का एक अणु है वो आपके, क्लोरीन गैस का जो एक अणु है वो 1 लाख ओजोन के अणुओं को अपघटित कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इस कारण CFC आपके सबसे अधिक आपके सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि सर ओजोन परत में छेद तो गया, लेकिन कहां पे हुआ, ये छेद हुआ भाई आपके उत्तरी ध्रुव जिसका टेम्परेचर आपके 193 केल्विन है। वहां पर एक है अटलांटिका महाद्वीप है। और बात समझ रहे हो क्या कि ओजोन परत में छेद कहां पे हुआ, तो उत्तरी ध्रुव जिसका टेम्परेचर 193 केल्विन बहुत ही कम है, वहां पर जो अटलांटिका महाद्वीप है वहां पर ओजोन परत में क्या हो गया, छेद। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज सन
1985 में, सन 1985 में जोसेफ फॉरमैन ने की। जोसेफ फॉरमैन ने, ये क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो ओजोन परत में जो छेद हुआ है इसको किसने खोजा। तो सन 1985 में जोसेफ फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने खोजा जो ओजोन परत में जो छेद हुआ है। और कहाँ पे खोजा? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में है। आपके 193 केल्विन वहाँ का ताप है। 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये 0 से बहुत ही कम ताप है। आप सोच सकते हो कि वहां पर कितना न्यूनतम ताप है। और वहां पर क्या हो गया? ओजोन परत में क्या हो गया? छेद। इस बात को थोड़ा समझना है। इस ओजोन परत में छेद को किसने खोजा? उस ओजोन परत में छेद को आपके जोसेफ फॉरमैन ने खोजा। जोसेफ फॉरमैन एक वैज्ञानिक है जिसने 1985 में ओजोन परत में जो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो छेद हुआ उसको खोजा। अब एक और प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रख लेना, इसको भी याद रख लेना कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको ओजोन गैस के उपयोग में बता देता हूं। ओजोन गैस का जो उपयोग है, एक तो हम जल को जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित करने में, जब हमने पिछली क्लास में जल पढ़ा तो वहां पे पढ़ा कि जल को जीवाणु रहित करने में ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओजोनीकरण। बात समझ में आ गई क्या? ओजोन गैस का उपयोग क्या है कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जल में अगर जीवाणु पड़ गए हैं तो उनको नष्ट करने के लिए ओजोन का उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमने जो चीजें पढ़ी वो ओजोन के बारे में पढ़ी। प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओजोन की गंध कैसी होती है? एग्जाम में पूछ जा सकता है। सड़ी हुई मछली जैसी होती है। ठीक है। ये पूछ जा सकता है कि ओजोन किसका प्रूफ है? ऑक्सीजन का प्रूफ है। कैसा? त्रिपरमाणविक है। और साथ में ये पूछ जा सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित है? समताप मंडल में। ये इसका काम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना या इनका अवशोषण करना इसका काम है। लेकिन वायुमंडल में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपके मैथेन, CO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन गैसों के बढ़ने के कारण ओजोन परत में क्या हो गया? छेद हो गया। और इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्योन भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई। और ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की क्या भाई? 2 ऑप्शन है। ठीक है। और कहां पर ओजोन परत में छेद हो गया? तो उत्तरी ध्रुव के अंटार्कटिका महाद्वीप में हो गया। और इसको किसने खोजा? इसको 1985 में जोसेफ फॉरमैन ने खोजा। ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि ओजोन परत में जो छेद हुआ इसको खोज किसने की? तो जोसेफ फॉरमैन ने की। जोसेफ फॉरमैन ने। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। 16 सितंबर। बाकी ओजोन जो गैस इसको 1785 में सॉन मैरोम ने खोजा। नाम किसने दिया? नाम दिया सॉनबाइन ने। और अणुसूत्र सोरेट ने। ये बात समझ आ गई। तो एक बार इसको नोट कर लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन गैस और ओजोन है जो ऑक्सीजन का प्रूफ है उसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल के लिंक है, आपके जितने भी साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं उन तक इस लिंक को शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा उन विद्यार्थियों को भी मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।